नाम लिखी गई थी और उसमें सिर्फ कुछ ही पंक्तियां थीं, लेकिन हर शब्द किसी बम की तरह था। सेक्ट की स्पिरिट माइन का मामला तय हो चुका है। हिडन स्पिरिट वेन का प्रवेश द्वार पीछे वाले पहाड़ पर वॉन फैमिली के एंसेस्ट्रल ऑल्टर के नीचे स्थित है। 3 दिनों के भीतर इनर सेक्ट का एक एनफोर्सर पहाड़ की गश्त के बहाने वहां पहुंचेगा और खनन का काम अपने हाथ में ले लेगा। काम पूरा होने के बाद वॉन फैमिली को कुल लाभ का 20% हिस्सा मिलेगा। चिट्ठी पढ़ते ही मेरे हाथ कांप गए। मैं लगभग उसे गिरा ही बैठा। इंजन सेक्ट की स्पिरिट माइन, धिक्कार है। यह सिर्फ चोरी नहीं थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्पिरिट माइन चुराना सीधा मौत को न्योता देने जैसा अपराध था। अब मुझे सब समझ आ गया था। ये दोनों सिर्फ ब्लड ब्लेड के लिए नहीं आए थे। ये तो ऊपर बैठे किसी बड़े आदमी के भेजे हुए संदेश वाहक थे। वन फैमिली, स्पिरिट माइन। मैं तो बस थोड़ा जल्दी पैसा कमाना चाहता था, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मैं इतने बड़े दलदल में फंस गया। अगर यह चिट्ठी बाहर चली गई तो वॉन फैमिली का खत्म होना तय था, लेकिन दूसरी तरफ अगर वॉन फैमिली या उनके पीछे छिपा असली मास्टर यह जान गया कि यह चिट्ठी मेरे हाथ में है, तो चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाऊं, वे मेरा पीछा करके मुझे मार डालेंगे। ये खतरा भी था और मौका भी। धीरे धीरे मेरी आंखों का डर गायब हो गया और उसकी जगह एक जुआरी जैसी चमक ने ले ली, जिसे अचानक विनिंग हैंड मिल गई हो। आखिर अगर वे लोग सेक्ट की स्पिरिट माइन तक हड़पने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर मुझे उनसे ज्यादा लालची होने का हक है। मैं भी देखना चाहता था कि स्पिरिट माइन से कितना फायदा निकाला जा सकता है। मेरी झोपड़ी के अंदर तेल के दिए की लौ अचानक चटकी। मैं मेज पर रखी उन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को देख रहा था जो दूधिया सफेद रोशनी बिखेर रही थी। मेरी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। पूरे 43 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। किसी कल्टीवेटर के लिए शायद यह कुछ महीनों का खर्च हो, लेकिन मॉर्टल्स की दुनिया में यह ऐसी दौलत थी जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाता। मैंने सिस्टम का एक्सचेंज मैकेनिज्म याद किया। मॉर्टल क्लोन बनाने के लिए चांदी चाहिए थी और स्पिरिट स्टोन का ऑफिशियल एक्सचेंज रेट लगभग 1 के बदले 100 टेल्स चांदी के बराबर था। ब्लैक मार्केट में कीमत और भी ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन सिस्टम पूरा वैल्यू देता था। कोई कमीशन नहीं, कोई कटौती नहीं। मैंने बिना एक पल सोचे फैसला कर लिया। स्पिरिट स्टोन्स को जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं था, उन्हें ताकत में बदलना ही सही रास्ता था। अगले ही पल मेज पर रखी सारी स्पिरिट स्टोन्स गायब हो गईं, जैसे वे कभी वहां थीं ही नहीं। उसी समय सिस्टम पैनल में अंक पागलों की तरह बढ़ने लगे और आखिर एक संख्या पर रुक गए। 43 स्पिरिट स्टोन्स अब्सॉर्ब्ड, टोटल सिस्टम पॉइंट्स गेन्ड 4310। यह संख्या देखकर मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। वॉन फैमिली, मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं उठा और खिड़की खोल दी। दूर रात के अंधेरे में वॉन फैमिली मैंशन की लालटेनें चमक रही थीं, लेकिन इस समय वे मुझे उत्सव की रोशनी नहीं बल्कि अंतिम संस्कार की लालटेनें लग रही थीं। अगर मैं सिर्फ संख्या पर जाऊं तो इन पॉइंट से लगभग 400 मर्टल क्लोन्स बना सकता था, लेकिन मैंने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। कल्टीवेटर्स के खिलाफ ह्यूमन वेव टैक्टिक्स बेकार थीं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती थी, और बहुत ज्यादा हलचल हुई तो सेक्ट के एक्सपर्ट्स भी ध्यान देने लगते। मुझे एलीट फोर्स चाहिए थी, ऐसी फोर्स जो जासूसी कर सके, हत्या कर सके, बेट बन सके और जरूरत पड़ने पर पूरे ग्रीन माउंटेन विलेज को उलट पुलट कर दे। मैंने तुरंत आदेश दिया, एक्सचेंज। अगले ही पल सिस्टम पॉइंट्स में से 100 पॉइंट्स कट गए। मेरी छोटी मिट्टी की झोपड़ी के अंदर रोशनी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी और अचानक 10 नए क्लोन्स सामने प्रकट हो गए। वे सभी बिना चेहरे और बिना पहचान वाले ऊर्जा के पुतलों की तरह खड़े थे, जैसे किसी मूर्तिकार के हाथों आकार मिलने का इंतजार कर रहे हों। इस बार मैंने आडा जैसा परफेक्ट फाइटर बनाने की कोशिश नहीं की। पहले 3 क्लोन्स को मैंने 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़ों का रूप दिया। उनकी कमर झुक गई, त्वचा पर झुर्रियां आ गईं, आंखें धुंधली हो गईं और कुछ दांत भी गायब कर दिए। और उन्हें और असली दिखाने के लिए मैंने जानबूझकर ठंड में दर्द करने वाले घुटने और पुरानी ब्रोंकाइटिस भी जोड़ दी। ये मेरे सबसे बेहतरीन स्पाइस बनने वाले थे। आखिर सड़क किनारे धूप सेंकते किसी बूढ़े पर कौन शक करेगा। क्लोन नंबर 4 और 5 को मैंने भिखारी बनाया। उनकी त्वचा काली और खुरदरी हो गई,
बाल गंदे गुच्छों में बदल गए और शरीर से कई सालों की गंदगी जैसी बदबू आने लगी। यहां तक कि मैंने उनके शरीर पर नकली घाव और सड़े हुए छाले भी बना दिए। ये लोग मेरी आंखें और कान बनने वाले थे। वॉन फैमिली मैंशन की दीवार के नीचे लेटकर दिन दहाड़े बातें सुन सकते थे। बाकी बचे 5 क्लोन्स पर मैंने खास मेहनत की। क्लोन नंबर 6 से 10 तक सभी मजबूत शरीर वाले थे। उनकी मसल्स को इंसानी सीमा तक बढ़ाया गया था। चेहरा इतना साधारण कि भीड़ में खो जाए, लेकिन हाथों और आंखों में वह ठंडापन था जो सिर्फ पेशेवर किलर्स में होता है। यही मेरे असली नाइफ्स थे। असन, एयर, एसी और जल्द रिवाइव होने वाला एडा मिलाकर अब मेरे पास कुल 14 क्लोन्स थे। मैंने तुरंत एयर को आदेश दिया, इन बूढ़ों और भिखारियों को पूरे गांव में फैला दो। फ्लाइंग सोर्ड और बाकी आर्टिफैक्ट्स बेच दो। बदले में सिर्फ स्पिरिट मटेरियल्स या कल्टीवेशन पिल्स लेना। बाहर के काम बांटने के बाद मैंने फायरबॉल टेक्निक मैनुअल उठाया जो उस डिसाइपल के बैग से मिला था। किताब बहुत पतली थी, कुछ पेजेस, कुछ हैंड सील्स और स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन डायग्राम्स। सामान्य कल्टीवेटर्स ऐसी टेक्निक से सीखने के लिए किसी मास्टर का मार्गदर्शन लेते और महीनों तक अभ्यास करते, लेकिन मेरे पास उससे कहीं बेहतर तरीका था। मैंने फायरबॉल टेक्निक सीधे क्लोन नंबर 6 के हाथ में दे दी। सीखो। उसने मैनुअल पढ़ा और तुरंत ची गैदरिंग पिल निगल ली। फिर बिना इस बात की परवाह किए कि उसके मेरिडियंस सह पाएंगे या नहीं, उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को किताब में दिखाए गए रास्ते के अनुसार उंगलियों के सिरों पर जमा करना शुरू कर दिया। पहला प्रयास असफल। स्पिरिचुअल एनर्जी रेजोनेंस गलत थी। फटाक, उसकी एक उंगली सीधे फट गई और खून चारों तरफ बिखर गया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दूसरे हाथ से कोशिश करो। दूसरा प्रयास असफल। तीसरा प्रयास असफल। चौथा, पांचवा, छठा, लगातार असफलताएं होती रहीं। नंबर 6 के दोनों हाथ खून और मांस का ढेर बन चुके थे। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था, लेकिन वह मशीन की तरह एक ही प्रक्रिया दोहराता रहा। आखिर 10वें प्रयास में उसने पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल किया। इस बार कुछ अलग हुआ। बेकाबू स्पिरिचुअल एनर्जी को आखिर एक सही रास्ता मिल गया। धम, एक लाल रंग की फायरबॉल उसके पैर की उंगलियों पर अचानक फूट पड़ी, लेकिन समस्या यह थी कि वह उससे बेहद करीब थी। नंबर 6 उसे फेंक भी नहीं पाया था कि फायरबॉल सीधे उसके शरीर पर फट गई। अगले ही पल उसकी कमर से नीचे का पूरा हिस्सा आग की लपटों में समा गया। एक मर्टल का शरीर कल्टीवेटर की आग के सामने कितना कमजोर होता है, यह मुझे अगले ही पल समझ आ गया। नंबर 6 दर्द की एक चीख तक नहीं निकाल पाया। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पल भर में आग में बदल गया और कुछ ही सेकंड बाद उसका पूरा शरीर काले कोयले जैसा हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, क्लोन नंबर 6 हैज डाइड, स्किल सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोग्रेस। अपनी झोपड़ी में बैठा मैं अचानक आंखें बंद कर गया। त्वचा के जलने का तीखा दर्द एक पल के लिए मेरे दिमाग में उभरा और फिर तुरंत गायब हो गया। उसके बाद एक बेहद साफ याद मेरे दिमाग में उतर गई। फायर एलिमेंट की व्यवस्था कैसी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी किस बिंदु पर फटकर आग में बदलती है और मेरिडियंस के भीतर उसका विस्फोट कैसे नियंत्रित किया जाता है। यह सारी जानकारी सीधे मेरी यादों का हिस्सा बन गई। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और अंगूठे व मध्यमा को हल्के से रगड़ा। छटाक, एक छोटी सी लाल आग की लौ मेरी उंगलियों के बीच नाचने लगी। वह स्थिर थी, चमकदार थी और मेरी इच्छा के अनुसार छोटी बड़ी हो रही थी, जैसे वह हमेशा से मेरे शरीर का हिस्सा रही हो। न किसी मंत्र की जरूरत पड़ी, न किसी जटिल हैंड सील की। बस एक क्लोन की मौत और फायरबॉल टेक्निक पूरी तरह मेरी हो गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। यह सौदा तो बेहद फायदे का है। मैंने आग बुझा दी और अपनी नजर विंड कंट्रोल टेक्निक पर डाल दी। उसी समय किन्सन विलेज में वॉन फैमिली मैंशन के अंदर एक नीली सफेद चीनी मिट्टी की चाय की प्याली धड़ाम से टूट गई। वैन तिम्बा, वैन फैमिली का मुखिया, गुस्से से कांप रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और आंखों में खून उतर आया था। दोनों तरफ खड़े नौकर और गार्ड्स घुटनों के बल झुके हुए थे और डर के मारे सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 2 जिंदा कल्टीवेटर्स, और वह भी सेक्ट के लोग, गांव से 5 लाई दूर गायब हो गए। वांटियम्बा की दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम लोग आखिर करते क्या हो? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि छत से धूल झड़ने लगी। अगर उन एमिसेरीज को कुछ हो गया तो हम सबकी मौत तय है।
आधा घंटा पहले ही सेक्ट में वॉन फैमिली के इन्फॉर्मेंट्स ने खबर भेजी थी कि दोनों एमिसेरीज कल रात निकल चुके थे। उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन न उनकी लाश मिली थी, न कोई सुराग, और सबसे खतरनाक बात, वह चिट्ठी भी गायब थी। अगर स्पिरिट माइन वाली बात बाहर निकल गई तो पूरे वॉन फैमिली का सफाया तय था। गार्ड कैप्टन कांपते हुए बोला, पेट्रियार्क, शायद वे रास्ते में कहीं रुक गए हों या किसी हाई लेवल बीस्ट से टकरा गए हों। बकवास! वान त्याम्बा ने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। इस इलाके में कोई हाई लेवल बीस्ट नहीं है। वे दोनों की रिफाइनमेंट थर्ड और फोर्थ लेयर के कल्टीवेटर्स थे। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट के अलावा कौन उन्हें बिना निशान छोड़े मार सकता है? उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, पूरे गांव की छानबीन करो, जरूरत पड़े तो जमीन तक खोद डालो। पिछले 2 दिनों में गांव में आने जाने वाले हर अजनबी की जांच करो। एक निर्दोष को मार देना बेहतर है, लेकिन असली दोषी बचना नहीं चाहिए। अगले ही पल वॉन मैंशन के दरवाजे खुल गए और दर्जनों आर्मर्ड गार्ड्स पागल कुत्तों की तरह गांव की गलियों में फैल गए। दोपहर का समय था और बाजार लोगों से भरा हुआ था, लेकिन गार्ड्स के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। दुकानें उलट दी गईं, लोगों को पीटा जाने लगा और जो भी जवाब देने में हिचकिचाया उसे वहीं लाठियां पड़ने लगीं। सड़क के किनारे एक गंदा और बदबूदार भिखारी लेटा हुआ था। वह मेरा क्लोन नंबर 4 था। एक गार्ड उसके पास से गुजरा, नाक पकड़ते हुए बोला, दूर हट बदबूदार कुत्ते, और उसकी टांग पर लात मार दी। इधर कोई अजनबी देखा है? भिखारी दर्द से चिल्लाया, जमीन पर 2 बार लुढ़का और कांपते हाथ से पश्चिम की गली की तरफ इशारा किया। हुजूर, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बड़े बड़े आदमी उधर गए थे। उनकी पीठ पर चाकू थे, देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। गार्ड को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और पूरी टोली पश्चिम वाली गली की तरफ दौड़ गई। जमीन पर पड़ा भिखारी अपने बिखरे बालों के बीच से उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आमतौर पर धुंधली आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी, क्योंकि पश्चिम की तरफ सिर्फ एक बंद गली थी और उसके अंत में वैन फैमिली का शौचालय। उसी समय बाजार के दूसरी तरफ मेरा पहला क्लोन, जो एक झुका हुआ बूढ़ा बनकर घूम रहा था, टोकरी उठाए धीरे धीरे चल रहा था। जैसे ही वह वैन फैमिली के स्टीवर्ड के पास पहुंचा, उसने जानबूझकर ठोकर खाई और उससे टकरा गया। स्टीवर्ड गुस्से में चिल्लाया, अंधा है क्या, और हाथ उठाया, लेकिन बूढ़े ने तुरंत उसकी बाह पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। अरे बचाओ, वॉन फैमिली का स्टीवर्ड लोगों को मार रहा है, सब लोग देखो। कुछ ही सेकंड में भीड़ जमा हो गई और हर कोई उंगली उठाकर बातें करने लगा। आखिर स्टीवर्ड को मजबूर होकर कुछ सिक्के देने पड़े। बूढ़ा रोता धोता वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान गली में पहुंचा, उसकी कमर सीधी हो गई। अपनी झोपड़ी में बैठा मैं यह सब देखकर संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। बहुत बढ़िया। वॉन फैमिली सबके सामने थी, जबकि मैं छाया में छिपा हुआ था। एक हाथ से मैं गार्ड्स को गुमराह कर रहा था, दूसरे हाथ से वॉन फैमिली को परेशान कर रहा था और तीसरे हाथ से खुद घर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। यह एहसास सचमुच किसी छिपे हुए पपेट मास्टर जैसा था। मैंने सभी क्लोन्स को आदेश भेजा, जल्दबाजी मत करो, रात होने तक इंतजार करो। तभी असान की तरफ से नई खबर आई। मेरी विजन तुरंत बदल गई। इंजुन सेक्ट की एल्केमी हॉल के अंदर तापमान बाहर से 10 डिग्री ज्यादा था। विशाल ब्रॉन्ज फर्नेस के नीचे अर्थ फायर भयंकर तरीके से जल रही थी। आसान, जो मैले सर्वेंट डिसाइपल के कपड़ों में था और जिसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, फर्नेस के पास बैठा पाल्म फैन से आग को नियंत्रित कर रहा था। उसकी हर हरकत बेहद सटीक थी। अचानक उसने सही समय पर बेलोस को जोर से दबाया और अर्थ फायर उछलकर और तेज हो गई। आग बंद करो, 3 सांस बाद फर्नेस खोलना, पास खड़े एल्डर जी ने आदेश दिया। असान ने बिना एक पल गंवाए वैसा ही किया। उसकी हर हरकत किसी अनुभवी अल्केमिस्ट जैसी थी। एल्डर जी ने उसे आश्चर्य से देखा। इस लड़के की फायर कंट्रोल टैलेंट तो जन्मजात लगती है। ये तो उन रजिस्टर्ड डिसाइपल्स से भी बेहतर है। लेकिन उसे क्या पता था कि असान के पीछे मैं और बाकी क्लोन्स मिलकर लगातार कैलकुलेशंस कर रहे थे। अगले ही पल एल्डर जी ने फर्नेस पर हाथ मारा। ढक्कन हवा में उछल गया और एक गोल पिल बाहर निकलकर जेड बॉटल में गिर गई। दवाई की तीखी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और गे अपनी हथेली में रखी हुई पिल को देखते हुए गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया, फाउंडेशन पिल अभी भी थोड़ी कम पकी हुई है, इसकी दवाई की ताकत बहुत ज्यादा है।
अगर कोई इसे खा ले तो शायद संभाल ही ना पाए। काश मुझे इंटरनल सेक्ट के एंशंट एल्केमी मैनुअल में दर्ज वाटर रिफाइनिंग मेथड मिल जाता। बोलने वाले का इरादा भले ना हो, लेकिन सुनने वाला ध्यान से सुन रहा था। एक कोने में झुका हुआ असन हल्का सा चौकन्ना हो गया, जबकि दूर किन्सान विलेज में बैठा मैं भी उसी पल सतर्क हो गया। फाउंडेशन पिल, ये ची रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स की सबसे बड़ी चाहत थी। वही चीज जो किसी साधारण इंसान को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में कदम रखने का मौका देती थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक फाउंडेशन पिल के लिए खून की नदियां बह सकती थीं। मैंने तुरंत आसन को नया आदेश दिया, अगले कुछ दिनों तक एल्केमी हॉल में ही डटा रहना और इंटरनल सेक्ट के उस बूढ़े जीएचई द्वारा फेंके गए सारे पिल रेजिड्यूज इकट्ठा करना, वे मेरे काम आएंगे। आखिर एल्केमी रेजिड्यूज के अंदर अभी भी पूरी तरह इस्तेमाल न हुई मेडिसिनल पावर बची रहती थी, और मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसके पास इन्फिनिट क्लोन्स और बिना नुकसान वाला रेजरेक्शन मैकेनिज्म था, वह किसी हाई लेवल एक्सपीरियंस पैक से कम नहीं था। उसी रात मैं खड़ा होकर खिड़की से डूबते हुए सूरज को देखने लगा। वांग फैमिली की लालटेनें पहले ही जल चुकी थीं और खून जैसी लाल रोशनी फैला रही थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। पहले किन्सान विलेज साफ करेंगे, फिर इंजन सेक्ट को भी निचोड़ेंगे। ये कहते हुए मैंने दरवाजा खोला। बाहर मेरे 10 सोर्ड टाइप क्लोन्स पहले से ही काले कपड़े पहनकर आंगन में खड़े थे, बिल्कुल बेजान पत्थर की मूर्तियों की तरह। दूसरी तरफ इंजन सेक्ट की एल्केमी हॉल में हमेशा की तरफ भट्टी जैसी गर्मी थी। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा था कि सामान्य ची रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स भी कुछ देर बाद बेचैन हो जाते, लेकिन आसन को इसकी परवाह नहीं थी। चेहरे पर कालिक के 2 निशान लिए वह विशाल ब्रॉन्ज फर्नेस के पास बैठा टूटा हुआ पाल्म फैन चला रहा था। सामने लाल आंखों वाला अस्त व्यस्त गे खड़ा था, जो किसी ऐसे जुआरी जैसा दिख रहा था जिसने अपनी पूरी संपत्ति हार दी हो। आग बहुत तेज है, इसे कम करो, उसने झुंझला कर कहा। असन ने बिना एक पल गंवाए चिमटे से लाल तपता कोयला निकाला और पास रखी पानी की बाल्टी में फेंक दिया। सस सफेद धुआं उठा और फर्नेस के नीचे की आग बिल्कुल सही मात्रा में कम हो गई। गे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर में आसान बस एक आज्ञाकारी सर्वेंट डिसाइपल था, ऐसा लकड़ी का खंभा जो आदेश मिलने पर हिलता डुलता हो। लेकिन उसे क्या पता था कि इस समय किन्सान विलेज में बैठा मैं सूरजमुखी के बीज खाते हुए आसान की आंखों से पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। यही क्लोन्स की असली ताकत थी। असन जो देखता था, मैं भी देखता था। गे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर होने के साथ साथ इंजन सेक्ट का फर्स्ट ग्रेड हाई रैंक एल्केमिस्ट भी था। सामान्य तौर पर इंटरनल डिसाइपल्स को उसकी एल्केमी देखने के लिए लाइन लगानी पड़ती और स्पिरिट स्टोन्स खर्च करनी पड़ती, लेकिन असान को सबसे सामने की सीट मुफ्त में मिली हुई थी। मैं उसकी हर हरकत गौर से देख रहा था। यह प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, स्पिरिचुअल एनर्जी को घुमाकर इम्प्यूरिटीज बाहर निकाल रहा है। मैं हवा में उंगलियां चलाते हुए उसकी टेक्निक को समझने लगा। भले मैं खुद अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज डरावनी गति से मेरे दिमाग में भरता जा रहा था। तभी अचानक फर्नेस के अंदर से धम की आवाज आई और अगले ही पल जली हुई दवा की बदबू फैल गई। गे का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने गुस्से में अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। धत्त तेरे की, रिकवरी पिल्स की एक और बैच बर्बाद हो गई। इस गोस्ट हर्ब की उम्र सही नहीं थी। उसने झुंझलाकर अपनी आस्तीन लहराई। फर्नेस का ढक्कन उड़ गया और अंदर जमा काला रेजिड्यू स्पिरिचुअल एनर्जी में लिपटकर सीधे पास की कचरे वाली बाल्टी में जा गिरा। इसे फेंक दो, इसे देखकर ही चिढ़ होती है, के गरजा। असान ने चुपचाप सिर हिलाया, कमर तक ऊंची बाल्टी उठाई और एल्केमी हॉल से बाहर निकल गया। 2 मोड़ पार करने के बाद वह पीछे के पहाड़ पर बने डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचा, जहां तरह तरह की फेल्ड पिल्स और मेडिसिनल रेसिड्यूज के ढेर लगे हुए थे। बदबू इतनी भयानक थी कि सामान्य लोग पास आने से भी डरते थे। कहा जाता था कि यहां का कचरा खाकर पहाड़ी चूहे बिल्ली जितने बड़े हो जाते हैं और फिर अचानक मर जाते हैं। असन ने इधर उधर देखा। यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने कचरा फेंकने के बजाय उस काले ढेर में हाथ डाल दिया और कई ऐसी फेल्ड पिल्स निकाल ली जो भले ही जल चुकी थीं, लेकिन उनमें अभी भी हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई थी। तभी सिस्टम का ठंडा नोटिफिकेशन सामने उभरा। लो ग्रेड रिकवरी पिल डिटेक्टेड, एक्सट्रीम पॉइजन।
कंटेन्स 30% वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी एंड 70% इंप्यूरिटीज, मॉर्टेलिटी रेट 90%। ये देखकर किन्सन विलेज की अपनी झोपड़ी में बैठा मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। जर दूसरों के लिए जर होगा, मेरे लिए तो यह टॉनिक है। असन ने तुरंत 1 दर्जन फेल्ड पिल्स अपने बेल्ट के गुप्त हिस्से में छिपा ली और बाकी कचरा वहीं फेंक दिया। फिर ऐसे वापस एल्केमी हॉल की ओर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय ग्रीन माउंटेन विलेज की मेरी मिट्टी की झोपड़ी के तहखाने में मैं उन फेल्ड पिल्स के पैकेट को देख रहा था जो अभी अभी आसान ने भेजा था। मैंने सिस्टम खोला, एक्सचेंज न्यू अवतार पैनल खुल गया। इन्फिनिट अवतार सिस्टम, होस्ट डिटियन, कल्टिवेशन ची, रिफाइनमेंट फर्स्ट लेयर। करंट एवेटार्स एडा, एयर, असन, ओल्ड 1, ओल्ड 2, ओल्ड 3, बेगर 4, बेगर 5 और नाइफ 6 से नाइफ 10 तक। बैलेंस अभी भी 4200 पॉइंट से ऊपर था। अगले ही पल एक नया काला अवतार मेरे सामने प्रकट हुआ। मैंने उसका चेहरा बिना ज्यादा सोचे बना दिया, फिर उन काली चमकती फेल्ड पिल्स में से एक उठाकर उसके मुंह में ठूंस दी। रिफाइन। अवतार तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। जैसे ही पिल उसके पेट में पहुंची, उसकी मेडिसिनल पावर विस्फोट की तरह फट पड़ी। वह ऐसा पॉइजन फायर था जो एक बैल तक को मार सकता था। एवेटार की त्वचा पल भर में उबले हुए झींगे जैसी लाल हो गई। गले से अजीब घरघराहट निकलने लगी और सातों छिद्रों से खून बहना शुरू हो गया। कोई सामान्य कल्टीवेटर होता तो डर के मारे तुरंत कल्टीवेशन रोक देता और अपनी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन अवाटार के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह मशीन की तरह बेसिक शी रिफाइनमेंट टेक्निक चलाता रहा और उस जहर के अंदर छिपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी की पतली धारा को जबरदस्ती खींचकर अलग करने लगा। 3 मिनट बाद अचानक पफ की आवाज हुई और अवतार के शरीर की नसें एक एक करके फटने लगीं। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा, 2 बार बुरी तरह तड़पा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। सिस्टम की ठंडी आवाज तुरंत गूंजी, एवटार डेड, कॉज ऑफ डेथ, पिल पॉइजन अटैक द हार्ट, एक्सट्रैक्टिंग कल्टीवेशन एक्सपीरियंस। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। एक और क्लोन मर गया, लेकिन बदले में मुझे 5 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई, जबकि किसी सामान्य कल्टीवेटर को इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए कम से कम 3 दिन लगातार मेडिटेशन करनी पड़ती या फिर महंगी ची गैदरिंग पिल्स खानी पड़ती। लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं सीधे जिंदगियों को समय के बदले बदल रहा था। टेक्सास हाउस के तहखाने में एक के बाद एक क्लोन्स पैदा होते और मरते रहे। जब 5वां अवतार भी गिर पड़ा, तभी मेरे शरीर के अंदर से हल्की सी धमक सुनाई दी। दूसरी परत ची रिफाइनमेंट की रुकावट टूट चुकी थी। मैंने मुट्ठी भींची और महसूस किया कि मेरे शरीर की ताकत पहले से लगभग 2 गुनी हो चुकी है। मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। ये क्लोन तो चलता फिरता ह्यूमन प्यूरिफिकेशन मशीन है। उसी समय इंजुन सेक्ट के एल्केमी हॉल के बाहरी आंगन में आसान एक दवा का कड़ाहा साफ कर रहा था कि तभी एक घमंडी आवाज सुनाई दी। ओए बेवकूफ झाड़ू वाले! असन ने सिर उठाया तो देखा कि इंटरनल डिसाइपल की पोशाक पहने एक युवक उसे ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसका नाम जान फेन था और वह एल्केमी हॉल का प्रभारी डिसाइपल था। उसकी सबसे पसंदीदा आदत सर्वेंट डिसाइपल्स की मंथली अलाउंस काटना और एल्केमी वेस्ट से फायदा उठाना थी। असान ने शांत स्वर में पूछा, ब्रदर क्या बात है? जानफेन ने सामने रखी पानी की बाल्टी को लात मार दी। गंदा पानी असान पर उछल गया। बेवकूफ बनने की कोशिश मत कर। मुझे बता, एल्डर घे के फटे हुए फर्नेसेस से निकले पिल रेजिड्यूज कहां गए? असल में वे फेल्ड पिल्स भले जहरीली थीं, लेकिन ब्लैक मार्केट में इविल कल्टीवेटर्स उन्हें खरीदते थे ताकि जहर बना सकें या पॉइजन इंसेक्ट्स को खिला सकें। जान फेन काफी समय से उन पर नजर रखे हुए था। असन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैंने उन्हें फेंक दिया। फेंक दिया? जान फेन ठंडी हंसी हंसा। उसकी त्रिकोणीय आंखें असान की कमर पर टिक गईं। मैंने खुद देखा था कि तू पीछे वाले पहाड़ पर काफी देर तक घूम रहा था। अगर तूने कुछ छिपाया है तो आज तुझे फर्नेस में डालकर तेल निकाल दूंगा। इतना कहकर उसने आसान के कपड़ों को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर तक तलाशने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। सिर्फ पसलियां थीं और कुछ नहीं। जान वेन खुद हैरान रह गया। तभी एल्केमी हॉल के अंदर से गुस्से भरी आवाज गूंजी, ये शोर किस बात का है? अगले ही पल एल्डर घे बाहर निकला।
उसकी दवा लिखी चोगा हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा इतना गुस्से में था कि जैसे किसी को निगल जाएगा। वह नई पिल फॉर्मूला पर काम कर रहा था और बीच में टोकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जान फेन तुरंत झुक गया। एल्डर, मुझे शक है कि सर्वेंट ने फेल्ड पिल्स चुरा ली हैं। मैं इसकी तलाशी ले रहा था। गेगी ने ठंडी नजर से हसन को देखा। कुछ मिला? शहान फैन के माथे पर पसीना आ गया। नहीं एल्डर। गे का चेहरा और सख्त हो गया। इंटरनल डिसिप्लिन होकर कल्चरेशन नहीं करता और एक सर्वेंट को परेशान कर रहा है। जाओ पनिशमेंट हॉल में और 10 कोड़े खाकर आओ। जान फेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हसान को घूरा लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और सिर झुकाकर चला गया। उसके जाने के बाद घी ने हसान की तरफ देखा और उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। ठीक है, रोना धोना बंद करो। उसने जेब से एक छोटी दवा की शीशी निकाली और हसान की तरफ फेंक दी। ये मेडिसिन है, इसे घावों पर लगा लेना और यहां साफ सफाई का ध्यान रखना। मुझे बाहर जाना है। आग पर नजर रखना और किसी को अंदर मत आने देना। इतना कहकर वह अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़ा और इंद्रधनुष जैसी रोशनी बनाता हुआ दूर उड़ गया। हसान ने शांत भाव से दवा की शीशी उठाई। उसके मन में सिर्फ एक विचार आया, अच्छा इंसान है। सिस्टम ने भी उसकी सोच दर्ज कर ली। अगले ही पल आसान मुड़ा और सीधे गे के निजी अध्ययन कक्ष में घुस गया। यह ऐसी जगह थी जहां आमतौर पर सिर्फ पर्सनल डिसाइपल्स ही जा सकते थे, लेकिन इस समय दरवाजे का रखवाला खुद आसान था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। चारों तरफ जेड स्लिप्स और किताबों से भरी अलमारियां थीं। असन ने किसी चीज को इधर उधर नहीं किया। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। सिर्फ वे किताबें जो जीएजी अक्सर पढ़ता था और जो अभी मेज पर खुली पड़ी थीं। डिटेल्ड हर्ब एक्सप्लेनेशन, बेसिक एल्केमी मैनुअल, 3000 क्वेश्चंस अबाउट फायर कंट्रोल, स्कैन। असान की उंगलियां किताबों के पन्नों पर इतनी तेजी से चली कि सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। सिस्टम लगातार रिकॉर्ड करता गया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में एल्केमी की पूरी बेसिक थ्योरी भर चुकी थी। मैं मुस्कुराया। इसे कहते हैं नॉलेज चेंजेस फेट। आसान ने किताबों को बिल्कुल उसी जगह वापस रखा, यहां तक कि मुड़े हुए पन्नों का कोण भी पहले जैसा कर दिया ताकि कोई निशान न रहे। फिर वह वापस फर्नेस के पास जाकर बैठ गया और टूटे हुए पंखे से हवा करने लगा, मानो वह वही महत्वहीन सर्वेंट हो। दूसरी तरफ किन्सान विलेज में रात पूरी तरह उतर चुकी थी। तभी बेगर क्लोन नंबर 4, जो हमेशा वांग फैमिली की निगरानी करता था, ने एक इमरजेंसी इमेज भेजी। वांग फैमिली मैंशन का साइड गेट खुला और पूरी तरह हथियारबंद गार्ड्स की एक टुकड़ी चुपचाप बाहर निकली। लगभग 20 आदमी थे। हर एक के हाथ में स्टील ब्लेड थी और उनके चेहरे हत्या की मंशा से भरे हुए थे। लेकिन सबसे आगे चल रहा व्यक्ति वांग त्यानाबा नहीं था। वह एक अजनबी था, काले चोगे में लिपटा हुआ, जिसकी पीठ पर डीमन हेड सोर्ड टंगी हुई थी और उसके शरीर से ठंडी डरावनी आभा निकल रही थी। की रिफाइनमेंट 5th लेयर। मैंने टेक्सास हाउस में बैठकर आंखें खोल दी और कल्टीवेशन रोक दी। पहले इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार यह ब्लैक विंड ब्लेड ग्ल्यूसन था, आसपास के इलाके का मशहूर रोग कल्टीवेटर। मैंने हल्की हंसी हंसी। लगता है वॉन फैमिली ने इस बार बड़ा दांव खेला है। मैंने मेज पर रखी ऑनेल लैंप बुझा दी। अंधेरे में मेरी आंखें ठंडी चमक से भरी हुई थीं। 20 मॉर्टल्स और एक 5th लेयर कल्टीवेटर। तो आखिर उन्होंने फैसला कर लिया है। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए अब पूरे गरीब मोहल्ले को मिटा देना चाहते हैं। निर्दोष मर जाए तो मर जाए, लेकिन असली आदमी बचना नहीं चाहिए। मैं खड़ा हुआ और गर्दन घुमाई। कड़क की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही आंगन का दृश्य सामने आया। वहां सिर्फ 10 नाइफ क्लोन्स नहीं थे, 5 नए क्लोन्स भी खड़े थे, जिन्हें मैंने हाल ही में फेल्ड पिल्स से कमाई गई स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया था। उनके नाम तक नहीं थे, सिर्फ कोड नंबर्स 11 से 15 तक। उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं। उनकी छाती से कई बड़े बड़े पैकेट बंधे हुए थे। वे साधारण सामान नहीं थे, वे होममेड बॉम्ब्स थे जिन्हें मैंने खुद बनाया था। अगर अच्छे लोग मेहमान बनकर आएं तो उनके लिए बढ़िया शराब तैयार रहती है। मैंने दूर से आती मशालों को देखा और धीरे से खुद से बुदबुदाया, लेकिन अगर गीदड़ आएं तो उनके लिए कुछ धमाकेदार होना चाहिए। मेरे आदेश मिलते ही 15 परछाइयां तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं और टूटे फूटे गलियारों व आसपास के अंधेरे में गायब हो गईं। शिकारियों के खिलाफ बिछाया गया एक विशाल जाल चुपचाप रात के अंधेरे में फैल चुका था।
रात बेहद शांत थी। झुग्गी बस्ती के कुछ पुराने टाइलों वाले घर अकेले पड़े थे और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़ी हुई लकड़ियों की चरमराहट के बीच वान परिवार के 20 गार्ड्स हाथों में तलवारें लिए हल्के कदमों से आगे बढ़ रहे थे। वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने खून देखा था, लेकिन जैसे ही वे बस्ती से 30 कदम दूर पहुंचे, उनकी सांसें अनजाने में भारी हो गईं। आखिर सुराग यही कह रहे थे कि हत्यारा कल्टीवेटर यहीं छिपा हुआ है। सबसे पीछे ब्लैक विंड ब्लेड ल्यूसान अपनी डीमन हेड ब्लेड कंधे पर रखे चल रहा था। उसके चेहरे पर अधीरता थी। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे खुद आना पड़ा, उसने जमीन पर थूक दिया। रिफाइनमेंट स्टेज लेवल 5 की उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर हल्के से फैल गई और आगे चल रहे गार्ड्स को लगा जैसे उनकी पीठ पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वे तेजी और सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर झांका तो वहां सिर्फ सूखी घास के 2 गट्ठर पड़े थे। नकली? कप्तान हैरान रह गया। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कागज पर गई। स्याही अभी भी ताजा थी। उसने उसे मशाल की रोशनी में पढ़ा। उस पर बड़े बड़े टेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगले जन्म में किसी चीटर से पंगा मत लेना। कप्तान को चीटर का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन उसमें छिपा मजाक जरूर समझ आ गया। उसका चेहरा बदल गया। बुरा हुआ, यहां एक्सप्लोसिव्स हैं, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! टेक्सास हाउस के चारों कोनों में एक साथ विस्फोट हो गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि काले बारूद, लोहे के टुकड़ों और चीनी मिट्टी के टुकड़ों से बने देसी बॉम्ब्स थे। उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि किसी कल्टीवेटर को मार सकें, लेकिन मॉर्टल्स के लिए काफी थी। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं और ब्लास्ट ने पूरे छत को उड़ा दिया। अंदर घुसे 7-8 गार्ड्स चीखते हुए पीछे जा गिरे। उनके शरीर लोहे और मिट्टी के टुकड़ों से लहूलुहान हो चुके थे। ल्यूसान ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली। उसके शरीर के चारों ओर स्पिरिचुअल लाइट चमकी और उड़ते हुए टुकड़े 3 फुट दूर ही रुक गए। वह इस घटिया ट्रैप का मजाक उड़ाने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक सख्त हो गई। आसपास के अंधेरे में कुछ हिल रहा था। बिना किसी युद्ध घोष के 15 काली फिगर नरक से निकले भूतों की तरह आग की लपटों को नजरअंदाज करते हुए सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ी। सबसे आगे एडा और 2 ब्लेड यूजर्स थे। एडा की ब्लड सैंड ब्लेड की नकली तलवार जमीन पर घिसटती हुई चिंगारियां छोड़ रही थी। मौत बुला रहे हो? ल्यूसान ने अपनी तलवार खींची। डीमन हेड ब्लेड से काला तूफान उठा। स्विश! सबसे आगे दौड़ रहे दोनों ब्लेड यूजर्स कमर से 2 हिस्सों में कट गए। उनकी आंतें और खून जमीन पर बिखर गया। कोई भी सामान्य इंसान अपने साथियों को ऐसे मरते देखकर डर से कांप जाता, लेकिन बाकी क्लोन्स की आंख तक नहीं झपकी। 2 हिस्सों में बंटा क्लोन नंबर 6 जमीन पर अपनी बाहों के सहारे छिपकली की तरह रेंगता हुआ पास खड़े गार्ड की पिंडली में दांत गड़ा बैठा। छोड़ पागल! गार्ड ने उसके सिर पर तलवार की मूठ से तब तक वार किए जब तक उसकी खोपड़ी टूट नहीं गई, लेकिन उसके दांत अभी भी मांस में ठंसे हुए थे और एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ ले गए। ये आखिर किस तरह के राक्षस हैं? सभी गार्ड्स डर गए। उन्होंने मौत से न डरने वाले लोग देखे थे, लेकिन ऐसे नहीं। इन लोगों में डर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हाथ कट जाए तो पैर से लड़ते थे, पैर कट जाए तो सिर से टक्कर मारते थे, पेट फट जाए तो तलवार के ऊपर सरकते हुए भी दुश्मन को वार करने की कोशिश करते थे। स्विश! एक गार्ड की तलवार क्लोन नंबर 7 के सीने को आर पार कर गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह और आगे बढ़ा, तलवार को अपने शरीर के भीतर ढंसने दिया और दोनों हाथों से गार्ड की गर्दन पकड़ ली। क्रैक! उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गईं और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में वॉन परिवार के 20 एलीट गार्ड्स में से आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। यह लड़ाई नहीं थी, यह आत्मघाती नरसंहार था। आखिरकार ल्यूसन भड़क उठा। वह एक लेवल 5 कल्टीवेटर था और कुछ मॉर्टल्स ने उसे घेर लिया था। उसने एक हाथ से सील बनाया। उसकी तलवार खून जैसी रोशनी से चमक उठी। 10,000 एनिमी स्वीप, 3 मीटर लंबी काली ब्लेड एनर्जी चारों तरफ फैल गई। बूम बूम बूम! एडा समेत 5 क्लोन्स हवा में उछल गए। किसी का हाथ टूट गया, किसी की छाती धंस गई। मैदान अचानक खाली हो गया। ल्यूसान ने गहरी सांस ली। मोर्टल आखिर मोर्टल ही होता है, चाहे कितने भी हों, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए, क्योंकि जिन लोगों के अंदरूनी अंग वह खुद चकनाचूर कर चुका था, वे लड़खड़ाते हुए फिर खड़े हो रहे थे।
खासकर वह सोर्ड्समैन जिसका दायां हाथ कट चुका था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के तलवार बाएं हाथ में पकड़ी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर टेढ़ी थी और फिर भी वह दोबारा दौड़ पड़ा। एड़ा भी खड़ा हो गया। उसकी छाती का बड़ा हिस्सा धंस चुका था। मुंह से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना ही नहीं, अंधेरे से और कई फिगर निकल आईं। वे नए क्लोन्स थे जिन्हें अभी अभी टेलीपोर्ट किया गया था। ल्यूसन को अचानक लगा कि सभी उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे शिकारी अपने शिकार को देखते हैं। पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ। दूसरी तरफ मेरी पेशानी ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। आखिर यह पहली बार था जब मैं किसी मजबूत कल्टीवेटर के खिलाफ ह्यूमन वेव स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों में जलता हुआ जोश साफ दिखाई दे रहा था। ल्यूसन, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीमित है, लेकिन मेरी जिंदगियां अनंत हैं। ये एक अनफेयर गेम है। जब तक मेरे पास पैसा है, मैं लोगों का ढेर लगाता रहूंगा जब तक तुम टूट ना जाओ। युद्ध भूमि पर ल्यूसान की मानसिक हालत बिखरने लगी। वह एक को गिराता, लेकिन सिर कटने के बाद भी वह शरीर उसके पैरों में अड़ंगा लगाने की कोशिश करता। काला जादू, ये जरूर काला जादू है। अब उसमें लड़ते रहने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल लाइट भी काफी कमजोर पड़ चुकी थी। उसने अपने ऊपर चढ़े एक बूढ़े क्लोन को लात मारकर दूर फेंका और हवा की मदद से भागने के लिए मुड़ा। भागना चाहता है? तभी छत की परछाई में छिपा बैठा असी हरकत में आया। मूल शिकारी सबसे अच्छा वही होता है जो सही मौके का इंतजार करे। जैसे ही ल्यूआन हवा लेने के लिए ऊपर उछला, आसी आसमान से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उसने सिर्फ एक पतला चमड़े का जाल फेंका। उसी जाल के साथ उसने लियान को मजबूती से जकड़ लिया। हट जाओ! लियान ने अपनी स्पिरिट एनर्जी फोड़ दी। उसी पल एसी के सातों ओपनिंग से खून निकलने लगा और पतला चमड़े का जाल भी एनर्जी के दबाव से फट गया। लेकिन उस छोटे से रुकावट वाले पल में जमीन पर अड़ा हरकत में आ चुका था। वह इंसानी हदों से भी आगे की विस्फोटक ताकत थी। उसकी जांघों की मांसपेशियों के फटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एडा नई छोड़ी गई तोप के गोले की तरह ल्यूवन की छाती से जा टकराया। कोई तकनीक नहीं, बस ऑक्टोपस की तरह उससे चिपक गया। उसकी टांगें ल्यूआन की कमर में लिपट गईं और उसके हाथों ने ल्यूआन की तलवार पकड़े हुए दाहिने हाथ को जाम कर दिया। उसके तुरंत बाद बचे हुए 7-8 अधूरे क्लोन भी झुंड बनाकर टूट पड़े। कोई टांगे पकड़ रहा था, कोई गला दबा रहा था, यहां तक कि एक क्लोन उस वक्त लियान की जांघों के बीच हाथ डाल रहा था। हटो, सब हटो! लियान पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसका एनर्जी शील्ड खराब बल्ब की तरह टिमटिमा रहा था, कभी जलता कभी बुझता। हर बार चमकने पर किसी क्लोन की हड्डियां टूट जाती, लेकिन एक टूटता तो उसकी जगह 2 और आ जाते। भीड़ इसी तरह हाथी को मारती है। यह एक इंसानी मांस की चक्की थी। आखिरकार लियन की स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई। उसके शरीर पर मौजूद वह पतली शील्ड लेयर चरमराई और पूरी तरह टूट गई। शरीर की रक्षा करने के लिए अब कोई स्पिरिट एनर्जी नहीं बची थी। एक इमॉर्टल कल्टीवेटर का शरीर भले ही आम इंसान से मजबूत हो, लेकिन वह भी चाकू का वार नहीं झेल सकता। एडा ने वह हाथ छोड़ दिया जिससे उसने उसे जकड़ा हुआ था। उसकी अपनी पसलियां पहले ही फेफड़ों में धंस चुकी थीं। फिर भी उसने खून से सने और टूटे हुए चाकू का हैंडल उठा लिया। लियुआन की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। उसकी आंखों में आखिरकार डर दिखाई दिया। नहीं, मैं लियू। छप छप ब्लेड मांस में घुस गया। यह तेज नहीं था, बल्कि थोड़ा धीमा था। एडा सिर्फ अपनी कच्ची ताकत के दम पर चाकू को सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर लियान की गर्दन में घुसाता गया। झागदार खून एडा के चेहरे पर छिटक गया, लेकिन उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। छर्र! रीढ़ से जुड़ी आखिरी चमड़ी और नस भी टूट गई। डर से भरा वह सिर धूल में लुढ़क गया। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सिर्फ जलते हुए टेक्सास हाउस की छटचटाहट सुनाई दे रही थी। फैमिली के बचे हुए कुछ गार्ड पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने हथियार फेंक दिए, रोते हुए अपने माँ बाप को पुकारते रहे और गांव से भाग गए। भूत! ये सब भूत हैं। मैंने उन छोटे लोगों का पीछा नहीं किया। डर सबसे तेज फैलने वाली चीज है। आज रात के बाद किन्सन विलेज में कोई भी इस इलाके के पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। तहखाने में मैंने लंबी गर्म सांस छोड़ी। मेरा पूरा शरीर दीवार के सहारे ढह गया। मैं थक चुका था,
लेकिन मैं जीत गया था। एक आम इंसान ने एक कल्टीवेटर को मार दिया था, हालांकि इसकी कीमत भी भयानक थी। 14 क्लोन खो गए थे, जो बचे थे वे भी बुरी तरह टूट चुके थे। लेकिन जब मैंने ल्यूआन की लाश पर लटकती हुई भरी हुई स्टोरेज बैग देखी तो मैं मुस्कुरा दिया। मैं हल्का सा पागलों की तरह हंसा। असी बैटलफील्ड